बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में गुप्त काल को पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि मौर्यों के बाद कौन कौन से शासक आए, जैसे कि सुंग आए, कर्ण आए, फिर सातवाहन आए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो विदेशी आक्रमण हुए जिसमें हिंदू, यूनानी, यवन शासक, फिर हमने पढ़ा शक आए, फिर पहलव आए, फिर आपके आते हैं कुषाण। इन सब के क्रम के बाद जो अगला टाइम पीरियड है उसमें गुप्त शासकों ने शासन किया, इसलिए इस टाइम पीरियड को गुप्त साम्राज्य या गुप्त डायनेस्टी कहा गया। अब इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो जानेंगे इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, या फिर क्या क्या पोर्शन हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इसलिए प्राचीन भारत पूरा सिंधु घाटी से स्टार्ट हुआ है आपका गुप्तोत्तर, उसके इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम काल, थोड़ा सा पोर्शन है वहाँ का। तो इन सब चीज़ों से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अब सब तो हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि कितना लोड आप अपने ऊपर ले पाएंगे इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हैं। तो वही हम उस टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो गुप्त काल के बारे में जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जानकारी हमें कहाँ से मिली या कौन कौन से सोर्सेस थे जिससे हमें इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी पता चली, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पूरा काल ऐतिहासिक काल है या हिस्टोरिक पीरियड है जिसकी हमें लिखित एविडेंस मिले हैं। एक्चुअली इस काल में बहुत सारे साहित्य लिखे गए, इतिहासकार हुए, रचनाकार हुए, कवि हुए, प्रशस्ति पत्र लिखे गए, स्तंभ लेख लिखे गए, जिन स्तंभ लेखों में या प्रशस्ति पत्रों में इस टाइम पीरियड के राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में जानकारी पता चली। जैसे कि कालिदास, अभी हम आगे पढ़ाएंगे कौन किसके टाइम पीरियड में कालिदास थे, कालिदास ने क्या क्या कविताएं बुक लिखी, जैसे कि विक्रमोर्वशीय, विक्रमादित्य के बारे में जानकारी पता चलती है। रघुवंशम, देवी चंद्रगुप्तम तो विशाख दत्त की बुक है। फिर आपकी ये अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। फिर आप इसी के बाद आगे पढ़ेंगे बरूची हैं, और भी हैं आपके अमर सिंह हैं, अमरकोश लिखा। ये सब इतिहासकारों ने इनके इस टाइम पीरियड के बारे में बताया। इसी में अगर हम इनके लेखों के बाद अगर हम स्तंभ लेख की बात करें, जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख था अशोक का, जो मौर्य काल में मैंने बताया था, उसी में आगे चल के हरिसेन के द्वारा इसमें प्रशस्ति लिखी जाती है, तो जिसमें वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से भारत में विजय अभियान चलाया था। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कुमार गुप्त का भीतरी अभिलेख पढ़ेंगे, मंदसौर अभिलेख पढ़ेंगे। फिर यहीं पे हम एरड़ अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, जूनागढ़ अभिलेख में पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। तो इन सब स्रोतों के आधार पे इस साम्राज्य को समझने में आसानी हुई। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के जो शासक हैं, जो संस्थापक माना गया है, इसमें संस्थापक किसको बोला गया है? श्रीगुप्त। तो चंद्रगुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को बताया गया है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चली? तो गुप्त काल में 2 सिक्के मिले जिन पे श्रीगुप्तम नाम से अंकित था, जिसके आधार पे पता चला कि श्रीगुप्तम सबसे पहला शासक है जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की होगी। तो इसके बाद गुप्त के बारे में यही बोला जाता है कि स्थापना किसने की? श्रीगुप्त। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है थोड़े टाइम के लिए, घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन इसके बाद पता चलता है घटोत्कच के बाद आपके आते हैं वास्तविक संस्थापक। अगर बोला जाए वास्तविक संस्थापक कौन था इस वंश का? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में इतिहास में सबको याद होना चाहिए, और इसके लिए हम चीज़ जानकारी रखेंगे। तो इसने 319 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, इसका राज्याभिषेक। 319 में राज्याभिषेक हुआ। इसका टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो 319 से
कहीं कहीं 335 मिलता है, कहीं कहीं 350 मिलता है। 335 एडी मानिए, ईस्वी हो गया ना, 335 एडी है। इसमें क्या हुआ, 319 में जब इसने राजस्व कराया तो इसने एक उपाधि, एक संवत चला दिया, गुप्त संवत। तो पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य में गुप्त संवत किसने चलाया था आपका? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को हमें दो चीज में याद रखना है गुप्त काल में। पहला तो याद रखना है कि वास्तविक संस्थापक बोला गया इसको। दूसरा याद रखना है कि इसने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, गुप्त संवत। तो अब तक अगर हम रिवाइज करें तो हमने कितने संवत पढ़ रखे हैं अभी तक? पहला हमने पढ़ा था 57 BC। बेटा ये किसने चलाया है? आपके विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य था। ये कहाँ का राजा था? उज्जैन का। और इसने क्या किया था? मालवा के शकों को हराया था। शकों को हरा के ये संवत चलाया था, इसको बोला था विक्रम संवत। यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, विक्रम संवत किसने चलाया। इसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट, आप इससे पहले इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? एक शक संवत। संवत बोले तो कैलेंडर, वार्षिक ये चलाया है आपका 78 ईस्वी में है। ये किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का शासक था। तो अब तक हमने 3 संवत पढ़ लिए। विक्रम संवत, विक्रमादित्य राजा था। अब विक्रमादित्य नाम से भी कई सारे राजा हुए हैं। अभी हम गुप्त में ही पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ है, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली। एंशिएंट हिस्ट्री में हेमू आगे तक कुल मिला के 14 विक्रमादित्य राजाओं ने 14 ऐसे राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की टाइटल लिया। तो उसमें उससे पहले 57 BC के आसपास एक विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, जिन्होंने मालवा के शकों को हराया और वहां विक्रम संवत चलाया। पहला पॉइंट वहां याद हुआ। दूसरा पॉइंट याद रखना था, शक संवत चलाया गया 78वीं ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का शासक था। और ये शक संवत ही है भारत के, आज का जो भारत है उसका अगर जो कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित है। ठीक है। फिर आपका चला गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने क्या क्या जाना कि इसको वास्तविक संस्थापक बोला गया। इसने राजवंश के टाइम पे अपना शक संवत चलाया। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे इसके टाइम में हमने पढ़नी चाहिए। जैसे इसने ना लिच्छवी की रानी से, लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनसे कुमार देवी से शादी की। कुमार देवी से शादी करता है। शादी करके ये लोग वैवाहिक संबंध तो करते हैं, साथ में राज्य का विस्तार भी करते हैं। तो ये सिक्के चलाता है राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी अंकित सिक्के मिले हैं इसके, अंकित सिक्के। रानी का सिक्का भी चलाया इसने। ठीक है। और क्या चीज कुमार इसकी चंद्रगुप्त के बारे में आपको पता होना चाहिए? पहला गुप्तकालीन शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाया। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसका प्राप्त हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम का। तो उस सिक्के को बोलेंगे हम पहला सर्वप्रथम। क्या किया है बेटा? इसने चांदी का सिक्का चलाया है। चांदी का सिक्का। जिसको रूपक या रुपया बोला, क्या बोला गया? रूपक। ये पॉइंट याद रखना है। इसका गुप्त संवत याद रखना है। बस इतनी चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, जो पढ़ना है उतना मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो गुप्त संवत में हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया। चांदी का सिक्का पहली बार चलाया इसने, इसको रूपक बोला गया। अब इसके बाद एक शासक आता है, इसका बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो इसको क्या बोला गया है?
भारत का नेपोलियन। और किसने कहा भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा। और भारत का नेपोलियन क्यों कहा? नेपोलियन तो युद्ध विजेता था। तो इसके बारे में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पीरियड में पूरे भारत में युद्ध किए, राज्यों को मिलाता गया। तो कुल मिला के इसने 9 आर्यावर्त वाले आर्यावर्त को जीता 9 राज्यों में, और 12 दक्षिण राज्यों को जीता। मतलब इसका इतना वो था, युद्ध काल में संलग्न था कि इसने इतने सारे युद्ध किए कि 9 तो आर्यावर्त के राज्यों को हराया और 12 दक्षिण के राज्यों को हराया। दक्षिण वाले राज्य में ये अपनी नीति चलाता था कि वहाँ युद्ध किया, जीता और उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और फिर छोड़ दिया। ये नीति के तहत उसने वहाँ पे पालन किया। और जो उत्तर वाला एरिया था आर्यावर्त वाला, उसको अपने राज्य में उसने मिला लिया। तो सबसे बड़ी बात, भारत का नेपोलियन किसको बोला गया है? आपके समुद्रगुप्त को। अब इसके बारे में और कहाँ से जानकारी मिली कि भैया इसको भारत ने युद्ध जीते? तो एक इसका यह इनके दरबार में कवि थे हरिसेन। हरिसेन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति या इसको काव्य प्रशस्ति भी बोला गया है। काव्य प्रशस्ति, ठीक है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है और काव्य प्रशस्ति क्या है? ये वही इलाहाबाद का जो प्रयाग स्तंभ लेख था ना, प्रयाग स्तंभ लेख, किसने बनवाया था प्रयाग स्तंभ लेख? याद होगा ना, अशोक ने। तो अगर हम यहाँ प्रयाग प्रशस्ति के कुछ पॉइंटों को नोट करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके बारे में जानते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी है हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जिसको काव्य प्रशस्ति कहते हैं। तो पहले 2 पॉइंट समझते हैं, प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, किसी की विजय को, शौर्य गाथाओं को लिखना। जबकि वो किस में लिखा? प्रयाग स्तंभ लेख में, तो उसको प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। और जो प्रयाग प्रशस्ति इसने लिखा, इसने चंपू शैली में लिखा। चंपू शैली क्या होता है? जिसमें गद्य व पद्य दोनों मिक्स करके लिखा जाता है। मतलब कहानी रूप में भी और कविता के रूप में भी अगर कोई चीज लेख लिखी गई है, उसको चंपू शैली बोला जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में यह समुद्रगुप्त की विजयों का, शौर्य गाथाओं का उल्लेख करता है। अगर हम थोड़ा सा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जाने, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में जाने, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में जाने, थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करें तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले इसको लिखवाया किसने था? अशोक ने। अशोक निर्माता है। कहाँ पे? कौशाम्बी में, ठीक है। तो इसमें जो अशोक ने लिखवाया, इसमें इसने अपनी पत्नी कारुबाकी व पुत्र तीवर का उल्लेख किया। तो इस लेख को क्या बोला गया? रानी का लेख। रानी का लेख बोला गया, रानी का लेख। पहला तो ये अशोक के बारे में हमने पढ़ा कि अशोक ने प्रयाग स्तंभ लिखवाया कौशाम्बी में, अपनी पत्नी और बेटे के बारे में जानकारी दी, उसको रानी का लेख बोला गया। किस भाषा में था? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। देखिए आप सुनते जाइएगा क्या क्या अंतर आता जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति का तो बाद में बोलेंगे। प्रयाग स्तंभ लेख को किसने लिखा, किसने खुदवाया, स्तंभ पे खुदवा के लिखवाया? तो अशोक के द्वारा कौशाम्बी में पत्नी कारुबाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है और रानी का लेख बोला गया। ये प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में था। इसके बाद क्या हुआ?
अगर हम यहाँ मिटा के यहीं पे दूसरे पेज पे समझा दे तो पहले अशोक हो गए। सेकंड नंबर पे क्या हुआ गुप्त काल में? गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त का दरबारी था हरिशेन, इसके बारे में थोड़ा जाने। तो ये गुप्त काल में जब ये लोग इलाहाबाद वाला एरिया अपने कब्जे में कर रखे थे, कौशाम्बी वाला जीत चुके थे, तो कौशाम्बी में जब इनको स्तंभलेख मिला तो बहुत अच्छा लगा। तो वो वहाँ पे जब हरिशेन ने क्या सोचा कि इस अभिलेख पे क्यों ना मैं अपने राजा के बारे में, अपने साम्राज्य की सम्राट के बारे में शौर्य गाथाएं लिखूं। तो प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग स्तंभलेख था, उसमें इसने लिख दी अपनी शौर्य गाथाएं। किसकी शौर्य गाथाएं लिख दी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिख दिया। ठीक है, विजयों का उल्लेख किया। तो विजयों का बहुत ज्यादा उल्लेख किया। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, तो इसको बोला गया प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति बोला गया। जो चंपू और उस शैली में था। और इसने किस शैली में लिखा इसको? किस भाषा में लिखा? संस्कृत। तो आप लोग नोटिस कर रहे हैं ना कि नहीं? अशोक के टाइम पे स्तंभलेख में प्राकृत भाषा थी, गुप्त काल में क्या आ गई आपकी? संस्कृत भाषा। अब इसके बाद जब हम मौर्य पढ़ेंगे, सॉरी मुगल पढ़ेंगे, तब अकबर के टाइम में क्या होगा? अकबर को भी बहुत अच्छा लगा ये प्रयाग स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये क्या करता है? कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थापित करवा लेता है इसको। और क्या करता है? इसमें अपने बारे में अकबर और बीरबल के बारे में मिलती है जानकारी। और ये किस भाषा में लिखा गया? फारसी। ठीक है, तो तीसरा उल्लेख किसका मिलता है प्रयाग स्तंभलेख में? अकबर का। और इसके बाद और फिर आगे जाएंगे तो जहांगीर आएगा, फिर वो भी इसमें लिखवाएगा। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए, जो प्रयाग स्तंभलेख है उसमें कितने राजाओं के बारे में उल्लेख मिला आपको? पहला तो अशोक की पत्नी, वो एक अलग मैटर है। फिर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, उसमें जो संस्कृत भाषा में थी। उसके बाद आपके अकबर आएंगे और अकबर के बाद जहांगीर। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में। तो पहला हमने पढ़ा कि उसको भारत का नेपोलियन कहा गया, और हरिशेन ने इसके बारे में जानकारी काव्य प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में की है। तो पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेन ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चीज जाने समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि धारण की इसने। कविराज, ठीक है, कविराज इसने कहा। कविराज का मतलब है ये बीणा वादक था। बीणा बजाते हुए, इसकी सिक्कों पे बीणा बजाते हुए मुद्राएं फोटो मिली हैं, जिसको बीणा वादक बोला गया। कविराज की उपाधि दी गई। परम भागवत की उपाधि ली इसने, परम भागवत की उपाधि ली। और क्या किया इसने समुद्रगुप्त ने? कवि बीणा बजाने, संगीत का प्रेमी था ये, बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। इसने गरुड़ के सिक्के चलवाए, है ना, व्याघ्र सिक्के चलवाए। और इसके टाइम पीरियड में युद्ध विजय के बारे में जानकारी मिली। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त के बारे में हमने जाना कि इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। और इसने किस तरीके से इसके बारे में जानकारी प्रयाग स्तंभलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। फिर इसने कविराज की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की, बीणा बजाते हुए दिखाया, मिले हुए सिक्के मिले, जिससे पता चलता है कि ये संगीत का प्रेमी था। अब इसके बाद क्या होता है? समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं। एक बेटा होता है रामगुप्त और दूसरा बेटा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ थोड़ी सी कहानी समझेंगे। इसकी पत्नी है एक ध्रुव देवी। तो क्या हुआ कि रामगुप्त के टाइम पे शक शासक है एक रुद्र तृतीय है। वो गुप्त साम्राज्य पे घेरा लगा लेता है, चारों तरफ से घेरा मार लेता है साम्राज्य को, और कहता है कि या तो तुम अपनी पत्नी हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य को छीन लेंगे। कमजोर शासक होता है रामगुप्त।
तो ये सोचता है कि पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, राज्य तो बचा रहेगा, राज्य रहेगा तो पत्नी तो हम और भी ले लेंगे। तो उस सेंस में ये ध्रुव देवी को दे देता है। ये मिलता है उल्लेख, कहाँ ये उल्लेख मिल रहा है ये सब चीजों का हमें? विशाख दत्त एक राइटर हैं, विशाख दत्त, इनकी रचना है देवी कुमार गुप्तम, देवी कुमार गुप्तम। देवी कुमार गुप्तम में चंद्रगुप्त के द्वारा ध्रुव देवी को छुड़ाने की कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या करते हैं, जब ध्रुव देवी को दे देता है तो चंद्रगुप्त को जब ये बात पता चलती है उसके भाई को, तो बहुत बुरा लगता है कि ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है कि आप अपने यहाँ की रानी को दे दिया। तो ये भेष बदल के स्त्री का रूप धारण करके इसके शिविर में जाते हैं और रुद्र को मारते हैं। ध्रुव देवी को लेके आता है और ध्रुव देवी से शादी कर लेते हैं, प्लस राम गुप्त की हत्या करके खुद सिंहासन पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट शासक आपके आए चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी उपाधियां अगर पूछी जाएं तो इनकी सबसे बड़ी उपाधि तो यही है भाई, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। भारत में कुल कितने विक्रमादित्य उपाधि धारण की है? 14 लोगों ने। देवगुप्त, देवश्री, देवश्री, और इसने शकों को हराया तो क्या उपाधि ली? सकारी, शकारी। ठीक है, ये उपाधि धारण की इसने। तो ये तो इसकी हो गई उपाधियां। अब हम इसको और किस रूप में याद करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, कि इसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न बोले कि तो क्या बोलेंगे? इसने 9 महान अलग अलग क्षेत्र में विद्वान लोगों को अपने दरबार में रखा और उनको 9 रत्न की उपाधि धारण, 9 रत्न की पदवी दी। तो पूछा जाता है कि 9 रत्न किसके दरबार में सुशोभित थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में। और एक चीज और बोली जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य की उपाधि ली मतलब एक उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण ली थी, है ना। शकों को हराया, यहाँ लिख देंगे हम, शकों को सॉरी को पराजित किया। व्याघ्र की उपाधि लिया इसने। ठीक है, इसके बाद 9 रत्न में कुछ प्रमुख प्रमुख रत्न हैं, जैसे कि कालिदास, कालिदास, कालिदास होता है, गलत लिखा है, कालिदास, छपड़क, कंकु, बराहमिहिर, है ना। और क्या क्या नाम थे, कुछ हैं जैसे आपके हैं अमर सिंह, और बेताल भट्ट, धन्वंतरी, कुछ ऐसे कितने हो गए, 8 हो गए, और भी 2-3 थे। तो इस तरीके के ये इसके दरबार में 9 रत्न थे। तो कालिदास के बारे में तो सबको ही पता है, इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे इनकी रचनाओं के बारे में पता पूछा जाए तो पूछा जाता है आपसे अमर सिंह, बेताल भट्ट कौन थे, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी राजवैद्य थे इनके। पूछा जाता है कि धन्वंतरी किसके शासनकाल में राजवैद्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, पहली बात तो ये याद रखेंगे, और उनके राजवैद्य थे। अब थोड़ा अगर कालिदास के बारे में हम लोग पढ़ लें यहीं पे, तो कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि रचना है मेघदूत, मेघदूतम लिखा है, मेघदूत, रघुवंशी, रघुवंशम, वंशियम, वंशियम, मेघदूतम। फिर आपकी है विक्रमा, क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और
क्या है आपकी मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी तो अलग हो गई, ठीक है। ये और भी बहुत सारी बुक है इनकी, है ना। और इसी में अब मैंने जैसे अमर सिंह बताया, अमर सिंह की बुक थी आपकी अमरकोश। और मैंने बताया बेताल भट्ट, बेताल भट्ट को तो आप लोग याद ही रखेंगे। कैसे याद रखेंगे बताते हैं। आपने ना सिंहासन बत्तीसी पढ़ी होगी ना, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी बुक है इनकी, सिंहासन सिंहासन बत्तीसी। इसमें क्या है, जादूगर की कहानी है, जादूगर कथा है। सिंहासन बत्तीसी, बेताल, विक्रम बेताल नाटक आता था ना एक सीरियल, तो जो विक्रम बेताल है वो इसी टाइम पीरियड का विक्रम बेताल है। विक्रम राजा के बारे में, बेताल ही है, इन दोनों की कहानी के बारे में बताया गया। इसमें जादूगर की कहानी बताई गई कि किस तरीके से बेताल उनके विक्रम के ऊपर बेताल सवार हो जाता है और कहानियाँ पूछता जाता है। और फिर उस कहानी का उल्लेख अगर पूछा जाए तो सिंहासन बत्तीसी नाम से बुक है, जिसको विक्रम बेताल भट्ट ने लिखा। तो ये सब विक्रम बेताल, ये सब चीज़ इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपके नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और कुछ जानकारी पूछी जाती है तो आपसे एग्जाम में, तो पहला पूछा जाता है कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसने, है ना। और इसके टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि इसी के टाइम पीरियड में इसने शकों को हराया। और पूरे गुप्त काल की अगर हम बात करेंगे तो आगे बताएंगे कि पहला सती प्रथा का उल्लेख किस काल में मिला, तो गुप्त काल में मिला। यहाँ एरड़ अभिलेख मिला। अच्छा, कुछ चीज़ें और जैसे छूट गई चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। एक मेहरौली का स्तंभ है, मेहरौली, मेहरौली कहाँ है आपके, दिल्ली में, मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नाम से इसने एक उल्लेख मिलता है, वो इसी राजा के बारे में मिलता है, चंद्र शासक। तो बोला जाता है मेहरौली स्तंभ लेख किसने लिखवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है, इसने बाद में किस तरीके से अपनी बेटी की शादी आपकी शासक और से शादी की और किस तरीके छोटे छोटे राज्यों को जीता, इन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगर हम बात करें तो अगला शासक आता है आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में पहली बात, पिता यही हो गए आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके टाइम में सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि इसने ना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय को बोला गया ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड और महायान या ऑक्सफोर्ड और बुद्धिज्म बोला गया, ठीक है। अच्छा, मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय बताया तो उसमें एक चीज पॉइंट भूल गया बताना कि उसमें फायान एक यात्री थे, फायान, चीनी यात्री हैं फायान, किसके दरबार में आए ये पूछा जाता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फायन भारत आता है, दरबार में रहता है, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है। ये कहता है कि गुप्त साम्राज्य में सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, जितने भी आज की समाज में जो रूढ़िवादिताएं थी वो सब उस टाइम मौजूद थी। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उत्तर वैदिक काल आते आते सारी कर्मकांड व्यवस्थाएं फैल चुकी थी, है ना। तो उन सब चीज़ों का उल्लेख ही फायान करता है। फायान के बाद हम लोग जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की या किस गुप्त शासक ने की, तो आपके कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के बारे में और एक दो चीज और याद रख ले कि इसने उपाधि धारण की महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य या महेंद्र श्री, और भी हैं महेंद्र श्री। इसने मयूर और कार्तिक के सिक्के छपवाए, मयूर आकृति के सिक्के छपवाए, कार्तिक के सिक्के छपवाए। इन सब चीज़ों के बाद इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एक शासक आता है, हाँ उसमें एक चीज़ और लिख लीजिए आप, कुमारगुप्त का एक अभिलेख मिला है, भीतरी अभिलेख,
भीतरी का अभिलेख या इसको मंदसौर, मंदसौर का अभिलेख पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि मंदसौर का अभिलेख या भीतरी का अभिलेख किस शासक का है। तो याद रखेंगे आप लोग कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त के बाद नेक्स्ट शासक आता है आपका स्कंदगुप्त। स्कंद स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त है, सॉरी, स्कंदगुप्त। गलत लिखा है कुछ, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में पूछा गया है। स्कंद ही है भाई। स्कंदगुप्त के बारे में बोला जाता है इसके टाइम में सब हूणों ने आक्रमण किया। तो पहली चीज तो यही याद रखेंगे, हूणों ने आक्रमण किसके टाइम पे हुआ? स्कंदगुप्त के टाइम पे हूणों का आक्रमण। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि किस गुप्त शासक ने हूणों का आक्रमण का सामना किया या हूणों को भारत से खदेड़ा, या भारत में किस शासक के टाइम पीरियड में हूण भारत आक्रमण किए? तो कौन था? स्कंदगुप्त, ऐसे याद रखेंगे। और स्कंदगुप्त के बारे में और क्या एक दो चीज पॉइंट और इंपॉर्टेंट, हूणों का आक्रमण सबसे बड़े ये याद रखना है। और एक जूनागढ़ अभिलेख आपको, जैसा कि पहले भी बताई गई थी, मैं बताया था जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? जूनागढ़ अभिलेख याद करें तो भाई रुद्रदामन का था ना, रुद्रदामन। कौन था ये? शासक था सौराष्ट्र का, गुजरात का। तो सौराष्ट्र का जो रुद्रदामन था उसका जूनागढ़ अभिलेख था, जो संस्कृत भाषा में था। कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि इसके जूनागढ़ अभिलेख में अलग अलग राजाओं के द्वारा या शासकों के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण से लेके जीर्णोद्धार तक की कहानी का उल्लेख मिलता है। जैसा कि पहली बार उल्लेख मिला जूनागढ़ अभिलेख में कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त से नहर खुदवाई, नहीं सॉरी, आपकी सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। फिर हमने पढ़ा अशोक के दरबार में अशोक ने अपने राज्यपाल तुषास्प से नहरें निकलवाई। फिर रुद्रदामन के बारे में पढ़ा कि इसने जीर्णोद्धार कराया। अब क्या इसमें पढ़ा मिलता है अगला नेक्स्ट उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में कि स्कंदगुप्त ने इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया, पुनः जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार, ठीक है, पुनः जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त के बारे में ये पता चलता है। अगला अगर पूछा जाए इसके बारे में कि अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन है? विष्णु गुप्त। ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, कौन कौन राजा आए, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे मौर्य साम्राज्य बढ़ा। अब थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन अगर हम पढ़ें कि गुप्त टाइम का टाइम पीरियड में सोशल कैसे थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था, या धर्म कैसा था, अगर उनके बारे में अगर हम जानकारी लें तो पता चलता है कि जो मौर्य गुप्तकालीन शासक साम्राज्य था, इसमें प्रशासन की सबसे बड़ा अधिकारी क्षेत्र होता था, प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई होती थी देश। देश के बाद आता था आपका, देश का अधिकारी होता था गोपना, गोपा, गोपना बोलते थे देश के प्रमुख को, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी? देश थी, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, ठीक है। पहला तो ये चीज याद रखना है। दूसरा, यहाँ का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब क्या है बेटा? राजा का बेटा राजा ही बनेगा। गणतंत्रात्मक में क्या होगा? प्रशासन का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीजें बताई गई कि राजतंत्रात्मक था, सबसे बड़ी इकाई ग्राम देश थी जिसका अधिकारी गोपना कहलाता था, और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे और क्या चीजें पता चलती है कि जो गुप्त साम्राज्य था वहां पे भू राजस्व 1/6 भाग तक लिया जाता था, भाग तक, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। और क्या इसके बारे में पता चल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि गुप्त काल में, हाँ, सबसे पहले समाज के बारे में अगर हम बात करें
तो यहाँ समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह सारे उल्लेख मिलते हैं कि सब चीजें व्याप्त थी। तो पूछा जाता है कि भारत में, प्राचीन भारत में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख, एरड़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एरड़ अभिलेख है, इसको किसने लिखा है? भानुगुप्त ने। भानुगुप्त के द्वारा 510 ईस्वी में लिखवाया गया, जिसमें पता चलता है कि एक सेना मंत्री था, उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। सती होने के साक्ष्य या एविडेंस। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सती होने के साक्ष्य हमें कहाँ से पता चलते हैं? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख जो गुप्त काल का है, वहां से हमें सबसे पहले सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पॉइंट याद रहेगा। ऐसे ही याद रखना है कि पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य हमें एरड़ अभिलेख से पता चलते हैं। ये तो हो गया मेन चीज। अब और कुछ चीजें जैसे इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल को क्या बोला गया? कला और साहित्य का गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग। क्योंकि इस टाइम बहुत सारी कला स्थापत्य का निर्माण हुआ, साहित्य लिखा गया। साहित्य तो बताया ही, कालिदास थे, आपके विशाख दत्त थे, देवी चंद्रगुप्तम, आपके वात्सायन ने कामसूत्र लिखा, और भी छपड़क थे आपके, है ना, क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम लिखा, है ना, और आपके हैं वात्सायन है, बृहद कथा मंजरी है, बहुत सारी बुकों रचनाएं लिखी गई। और साहित्य में कला के बारे में बात करें तो पहला मंदिर निर्माण के साक्ष्य अगर मिलते हैं, पहली बार मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी पता चलती है तो गुप्त काल से ही पता चलती है। तो पहली बार मंदिर निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे अगर मंदिरों की बात करें तो आप देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, एरड़ का विष्णु मंदिर है ना, कानपुर का आपका नचना कोठार का लक्ष्मण मंदिर है। इस टाइप से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण के बारे में सबसे पहले जानकारी हमको गुप्त काल से पता चलती है। तो इस तरीके से हमने पूरा गुप्त काल पढ़ा कि गुप्त के संस्थापक श्री गुप्त से लेके चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत चलवाया और रानी का सिक्के छपवाए। फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा कि सब उसको भारत का नेपोलियन कहा गया। हरिसेन ने उसके बारे में प्रशस्ति लिखी, है ना, उसने बीणा वादक यंत्र, बीणा बजाते हुए उसके सिक्के मिले हैं, और छोटी छोटी जानकारियाँ पता चली। फिर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इसके दरबार में 9 रत्न थे, फायान इसके दरबार में आया, ये पढ़ा। फिर हमने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा, जिसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, और क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। फिर हमने पढ़ा आपके स्कंदगुप्त के बारे में, जिसने के टाइम पे हूणों का आक्रमण होता है और इसने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है कि इसने क्या किया है? आपके सुदर्शन झील का पुनरुत्थान कराया। फिर अंतिम शासक के बारे में पढ़ा, विष्णुगुप्त। अच्छा, एक चीज और पॉइंट है कि सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर यहाँ से गुप्त काल में मिला, एक बयाना जगह, बयाना। और हाँ, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट छूट गया आपका, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। सेकंड पॉइंट बताया था सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। और सबसे अधिक अमाउंट में सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? गुप्त काल में। 3 पॉइंट है। चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय इनको ही मिलता है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे तो आपको और अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? बताया था ना आपको मैंने अभी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, महान वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है बेटा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल में। ये पॉइंट बताया नहीं, लेकिन अजंता की गुफाओं का 29 गुफाएं थी जिनका निर्माण गुप्त साम्राज्य में हुआ, ये इन्फॉर्मेशन है आपकी। और अजंता ये गुफाएं 2009 में आपकी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। बताया नहीं, नवरत्न था, तो एसएससी का क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख भानुगुप्त। बताया ना, एरड़ अभिलेख भानुगुप्त ने 510 ईस्वी में लिखवाया, जिसमें पहली बार सती प्रथा के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज समुद्रगुप्त। ठीक है, बीड़ा बजाते हुए इसकी मुद्राएं मिली हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? आपके गुप्त काल में। सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का किसमें हुआ है? आपका गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी थे, तो ये धन्वंतरी पहली बात तो पहले मैंने बताया कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उसके राज वैद्य थे। नवरत्न थे, देख रहे हैं आप, नवरत्न में एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के शासकों के क्रम के हिसाब से बताइए। देखो मैंने अभी सारा जितना पढ़ा है सारे क्वेश्चन है। क्रम क्या है? पहले चंद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर स्कंदगुप्त आया। इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जितना क्लास में पढ़ाया गया आप इतना ही रिवीजन कर लेंगे तो आपको गुप्त से संबंधित सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? आपके कुमारगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन ने किस शासक का दरबारी कवि है? पता चलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में उसने किसके बारे में बताया था? समुद्रगुप्त के बारे में। कितने अच्छे से समझाया मैंने, समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन है? आपके अग्निमित्र। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने शुंग वंश के बारे में पढ़ाया तब बताया कि शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका थी मालविका। दोनों के प्रेम प्रसंग का उल्लेख कालिदास ने किया है मालविकाग्निमित्रम में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसने कब की थी? आपकी शकों के उन्मूलन के बाद। इस तरीके से हमने पूरा गुप्त साम्राज्य पढ़ा, गुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। आई थिंक आप लोगों को पूरी सीरीज समझ में आ रही हो। गुप्त के प्राचीन भारत के पुरापाषाण काल से लेके सिंधु, ऋग्वेद, फिर मौर्य, मौर्योत्तर और अब गुप्त। 2-3 क्लासेस और होंगी तो आपका एंशिएंट खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो। थैंक यू।